है हमारा क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग। लास्ट चैप्टर में हम मनी को अच्छे से समझ चुके हैं। अब मनी में हमारे पास सप्लायर्स ऑफ मनी थे, कमर्शियल बैंक्स, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट हमने समझ लिया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, कॉइन्स बना के इकोनॉमी में सप्लाई करती है। इस बार इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बैंक पे फोकस करेंगे और सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के रोल को समझने की कोशिश करेंगे इकोनॉमी के अंदर, कि किसी भी इकोनॉमी का बैंकिंग सिस्टम काम किस तरीके से करता है। तो जो सेंट्रल बैंक है बेसिकली वो बाप बैंक है, इट इज़ द मोस्ट टॉप मोस्ट बैंक, हम कह सकते हैं एपिक्स बैंक होता है किसी भी कंट्री का। और जो बैंक्स एक इकोनॉमी में कमर्शियल पर्पस के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोन्स लेंड कर रहे हैं, ऐसे बैंक्स को हम बोल देते हैं कमर्शियल बैंक। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन दोनों बॉडीज़ को डीपली स्टडी करेंगे कि कैसे ये काम करती हैं, क्या क्या इनके बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे सबसे पहले कि जो सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का वो किस तरीके से काम करता है, क्या होता है सेंट्रल बैंक और क्या क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कमर्शियल बैंक्स को समझेंगे और ये भी समझेंगे कमर्शियल बैंक कैसे मनी सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो नोट तो छाप नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रल बैंक। इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। क्या होता है सेंट्रल बैंक? एक एपिक्स बैंक होता है ऑफ अ कंट्री, सबसे टॉप मोस्ट बैंक होता है, ऐसा बैंक जो बाकी सारे बैंक का बाप है। ओके, और क्या करता है? इट हैव सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स। इसके पास नोट छापने की सोल एजेंसी होती है। मतलब है इस बात का कि इकोनॉमी में कोई भी इंसान, कोई भी बैंक, कोई भी गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं छाप सकती। जितने भी नोट्स आप देखते हो अपनी ज़िंदगी में, ये सारे नोट्स कौन प्रिंट करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको बात समझ में आ रही है? बेसिकली इनकी मोनोपोली होती है नोट प्रिंट करने पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। कितना पैसा इकोनॉमी के अंदर प्रिंट करके भेजना है, कब इकोनॉमी में से वो पैसा बाहर निकाल लेना है, मनी सप्लाई कैसे काम करेगी और RBI क्या सोच के मनी सप्लाई करता है, इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली एक आइडिया मिला कि एक ऐसी एपिक्स बॉडी, टॉप टायर बॉडी है जो कि क्या कर रही है, हमारे लिए नोट प्रिंट कर रही है और मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रही है। लेकिन किसी भी सेंट्रल बैंक का सिर्फ यही एक दो काम नहीं होते। एक सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है किसी भी कंट्री के लिए और वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करती है। इस लेक्चर में हम सभी फंक्शंस को एक एक करके समझेंगे कि सेंट्रल बैंक हमारे लिए क्या क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहला फंक्शन तो हमें पता ही है, सेंट्रल बैंक क्या करता है हमारे लिए? सिंपली नोट छापता है। उसकी मोनोपोली होती है नोट छापने के ऊपर, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? देखो यहाँ पे अब आप साथ साथ नोट्स बना लो, कुछ कुछ हमारे पास जैसे जैसे शब्द आते जा रहे हैं। इसीलिए उसे कहा जाता है अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक के पास सोल एजेंसी है नोट छापने की, उसको क्या बोला जाता है? कि उनके पास अथॉरिटी फंक्शन है। किसका फंक्शन है वो? सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी फंक्शन है बेसिकली, जिसमें वो क्या कर रहे हैं? नोट्स को प्रिंट कर। इसको बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है फिर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है बैंकर टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के लिए बैंकर का रोल प्ले करता है। इसका क्या मतलब है? कि बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो भी बैंक अकाउंट होगा उसको कौन हैंडल करेगा? RBI। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है, ये कौन देखेगा? बताओ कौन देखेगा? ये RBI। इसीलिए उसे क्या बोला जा रहा है? गवर्नमेंट का बैंकर बोला जा रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है। और क्या बोला जाता है? इसे एजेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं हमारे लेवल पे कि ऐसे पेपर्स होते हैं बेसिकली, जिसमें गवर्नमेंट आपको लिखकर प्रॉमिस कर देती है कि आप हमें पैसा दीजिए और ये सिक्योरिटी खरीद लीजिए, कुछ समय बाद जो भी डेट स्पेसिफाइड होगी हम आपको पैसा देंगे और ये सिक्योरिटीज आपसे खरीद लेंगे।
सिंपली हम इसे इतना समझ सकते हैं। तो अब ये सिक्योरिटीज आपको मोदी जी थोड़ी बेचने आएंगे या मोदी जी थोड़ी आपसे खरीदने आएंगे। तो ये सिक्योरिटीज का जो बाइंग का काम होता है और सेलिंग का काम होता है कौन करता है गवर्नमेंट के लिए? RBI करता है, यानी कि सेंट्रल बैंक करता है हमारा। तो बेसिकली ये हमारे लिए एक बैंकर का रोल भी प्ले कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, और एक एजेंट यानी कि एक दलाल का रोल भी प्ले कर रहा है। एक मीडिएटरी बन गया है ये हमारे और गवर्नमेंट के बीच में, जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। और क्या लिखा है? एक एडवाइजर का रोल भी प्ले करता है, यानी कि एक गवर्नमेंट को जब भी कोई पॉलिसी बन रही है मनी सप्लाई से रिलेटेड, मॉनेटरी चीजों से रिलेटेड, गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाओ, आप ऐसी पॉलिसी बनाओ, आप मनी को ऐसे कंट्रोल करो। किसको बात समझ में आ रही है? कि जो भी इकोनॉमी में पॉलिसीज बनेंगी मनी सप्लाई को रेगुलेट करने की, उसमें किसकी एडवाइस मांगी जाएगी? RBI की। किसको बात समझ में आ रही है? यानी कि जितनी भी हम चीज़ें सुन रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ें हो रही हैं, पहले 500 के नोट बंद हो गए, 1000 के नोट बंद हो गए, अब 2000 के नोट से सितंबर तक उसे बंद कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो भी पॉलिसीज बनती हैं मनी से रिलेटेड, इस पर किसकी सलाह ली जाती है? RBI की। तो गवर्नमेंट के लिए बैंकर होता है हमारा सेंट्रल बैंक, और ये मेन 3 रोल प्ले करेगा, एक बैंकर का, एक एजेंट का और एक एडवाइजर का। इतनी बात हमें क्लियर हो रही है, हाँ या ना? नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि बैंकर क्या भी बैंक होता है ये, और एक सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर आपको पैसे क्या करने बैंक में रखने, तो जो भी बैंक आपको पसंद है, जिसमें भी आपका अकाउंट है, एक्सिस बैंक में आप जाते हो और अपना पैसा क्या करते हो? डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपको लोन की ज़रूरत है, आप एक्सिस बैंक में जा रहे हो, बोल रहे हो यार मुझे लोन दे दो। वैसे ही जो एक्सिस बैंक है, अगर इसको अपना पैसा जमा रखना है तो ये कहाँ जाएगा? अगर एक्सिस बैंक को लोन की जरूरत है तो वो पैसा कहाँ से लोन लेगा? हाँ, वो जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। तो जो बैंक हमारे लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, वही फंक्शन RBI या सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है सभी बैंक्स के लिए। किसको बात समझ में आ रही है? देखो वही लिखा होगा, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स एंड लेंड लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन देता है। कौन? सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को। सुपरवाइजरी रोल क्या होता है? जब ये अपना बाप वाला रोल प्ले करता है कि यार मेरे बेटे, मैं इनका ध्यान रखूंगा, कोई गलत रास्ते पे ना चला जाए। जितना भी रिजर्व मेंटेन करना जरूरी है, जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना जरूरी है, क्या वो उतना पैसा रख रहे हैं? क्या वो लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं चार्ज कर रहे? क्या वो कुछ लोगों से बहुत कम इंटरेस्ट तो नहीं चार्ज कर रहे? जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशंस बनी हुई है उन्हें फॉलो कर रहे हैं? इस पे भी कौन चेक रखता है? सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के लिए बेसिकली वो एक सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है, सुपरवाइज करता है कि सारे कमर्शियल बैंक सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है, और क्लियरिंग के स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गए, क्लियरिंग है ये शब्द, क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म करता है, सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन बेसिकली क्या होगा? एक बैंक और दूसरे बैंक की आपस में जो भी ट्रांजैक्शंस बनती है उन्हें कैंसल आउट करके जो नेट रिजल्ट है उससे डील कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपको 2 एप्पल देने हैं, आपने अपने दोस्त को 1 एप्पल देना है, तो ये सारा एक्सचेंज हो, इसकी जगह ये क्या बोलता है कि जिस बंदे ने 2 एप्पल देने थे वो 1 एप्पल क्या करे, इस बंदे को दे दे। समझो क्या बात हुई है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी क्या बात हुई है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन हमें क्या बता रहा है? पहले तो स्पेलिंग ठीक करते हैं। लिखा है क्लियरिंग। क्या बोला गया है कि आपका एक दोस्त है और एक आप हो। आपके दोस्त ने आपको क्या करने हैं? 2 एप्पल देने हैं, और आपने अपने दोस्त को क्या करना है? 1 एप्पल देना है। तो अगर हम इस एक्सचेंज को करते हैं तो ये कैसा दिखेगा? बेसिकली यहां से पहले 1 एप्पल यहां जाएगा, फिर यहां से 2 एप्पल यहां आएंगे, हाँ या ना? ये चीजें क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएंगी। इसकी जगह हमारा बैंक हमें सिंपली क्या कहता है कि इतना हौच पौच मत करो, नेट अफेक्ट जो है वो ही क्या कर दो? नेट अफेक्ट डाल दो। इसके पास 2 एप्पल थे, इसके पास 1 एप्पल था, इसने इसको 2 एप्पल देने थे, इसने इसको 1 एप्पल देना था। तो 2 और 1 से 1 कैंसल आउट कर दो
और जो एक एप्पल है वो इसको दे दो। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास लास्ट में क्लियरिंग हाउस का और फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का एक और बार टॉपिक आएगा, एक पॉइंट आएगा, हम उसमें पर्टिकुलर फिगर्स के साथ इसको और समझने की कोशिश करेंगे। एक बेसिक बात हमें समझ आ गई कि ये सारे रोल हमारे लिए कौन प्ले कर रहा है, कमर्शियल बैंक के लिए कौन प्ले कर रहा है? सेंट्रल बैंक। तो चलो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब किसी कमर्शियल बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा तो वो किसके पास जाएगा एंड में? आरबीआई या सेंट्रल बैंक कह सकते हैं, उनके पास चला जाएगा। भाई कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज मुझे पैसा दे दो। तो आरबीआई क्या करेगा? उसे पैसा दे देगा। क्या लिखा है? इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू कमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योर्स। उनको फाइनेंशियल अकोमोडेशन देता है जब उन्हें कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा होता है, तो आरबीआई अपना पैसा उन्हें कहीं ना कहीं लोन पे दे देता है। क्यों? क्योंकि वो इंश्योर करना चाहता है स्टेबिलिटी ऑफ मनी मार्केट। दिमाग लगाओ कि अगर एक बैंक फेल करता है तो सिर्फ बैंक नहीं, उसमें जितने भी लोगों के अकाउंट्स खुले हुए हैं उन सबको पैसा नहीं मिलेगा। तो इकोनॉमी में क्या होगी? एक अनस्टेबिलिटी आएगी। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को लोन दे देता है, मनी लेंड कर देता है। अवॉइडेंस ऑफ सेटबैक फेस्ड बाय बैंकिंग सिस्टम। बैंक फेल होगा तो बैंकिंग सिस्टम को एक धक्का लगेगा, हाँ या ना? उसे भी अवॉइड करने के लिए आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक्स को लोन दे देता है। बोलो किसको बात समझ में आई, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन शब्द का मतलब समझो। कस्टोडियन शब्द का मतलब देखो, निकल कहां से रहा है शब्द? कस्टडी से निकल रहा है कि भाई ओनरशिप होल्ड कौन कर रहा है। यानी कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स के पास हमारी क्या होती है, जब तक हम अंडर एज है तब तक हमारी कस्टडी किसके पास होती है? हमारे पेरेंट्स के पास। ओनरशिप सही शब्द नहीं होगा, हम कह सकते हैं बेसिकली किसकी देखभाल में होता है? कौन मेंटेन कर रहा होता है? हमें कौन मेंटेन कर रहा होता है? हमारे पेरेंट्स। फॉरेन एक्सचेंज को कौन मेंटेन करता है? आरबीआई या सेंट्रल बैंक। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? कस्टोडियन बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? बेसिकली जिस रेट पे जो हमारा डॉलर है, जो हमारे रुपीज है, वो एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि अगर हम बोल दे $1 की वैल्यू है 60 रुपए या 70 रुपए, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। इसको मेंटेन करना किसका काम है? आरबीआई का। तो बेसिकली आरबीआई से मेंटेन कैसे करता है? आरबीआई के पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक पड़ा होता है ना, आरबीआई उसे बाय और सेल करके हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है, जो डोमेस्टिक करेंसी है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर उनके पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आ गया है तो वो क्या करेंगे? कुछ सेल कर देंगे। अगर उनके पास बहुत कम हो गया फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक तो वो कुछ ना कुछ बाय कर लेंगे। ये बाइंग और सेलिंग की जो एक्ट होता है इसे बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये करके बेसिकली जो आरबीआई है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? हमारे डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का, कि फॉरेन एक्सचेंज हिले ना ज्यादा, उधर ही कहीं ना कहीं क्या रहे? स्टेबल रहे। किसको बात समझ में आ रही? देखो पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइजेज मैनेज्ड फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट में एक स्टेबिलिटी रहे, हमारी करेंसी बिल्कुल गिर ना जाए, वो मेंटेन करना भी किसका काम है? आरबीआई या सेंट्रल बैंक का। कैसे करता है वो? मैनेज्ड फ्लोटिंग करके। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द व्यू ऑफ अचीविंग स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज का जो भी हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसे बाय करना, उसे सेल कर देना, ताकि हमारा जो रेट है वो मेंटेन हो सके। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो देखो आरबीआई हमारे लिए कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। सिर्फ नोट छापना ही काम नहीं है, पूरी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए वो कितने सारे फंक्शंस हमारे लिए परफॉर्म कर रहा है। ये हमें समझ आ गया। कस्टोडियन है वो फॉरेन एक्सचेंज का। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। लाओ अब यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं जो हमारा पीछे डाउट था कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन हम कैसे समझ सकते हैं? ये आपके पास दो बैंक है, एक एसबीआई एक एक्सिस है, यहीं पे समझ लेते हैं। एक एसबीआई है और एक एक्सिस है।
अब SBI ने एक्सिस बैंक को पे करना है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज। एक्सिस बैंक ने SBI को पे करना है 15,000 रुपीज। तो मेरे को इतना ज्यादा पैसा इधर उधर करने की जरूरत है? यहाँ पे देखो 25,000 मूव हो रहा है, पहले 10,000 नीचे आया, फिर 15,000 ऊपर जा रहा है, टोटल 25,000 रुपए ऊपर नीचे मूव हुए। RBI क्या करती है कि यार ऐसे मत करो, इतना पैसा इधर उधर मत करो, जो नेट अफेक्ट है वो कैंसिल आउट कर दो। नेट अफेक्ट क्या है? यहां 10,000 आएगा, यहां से 15,000 जाएगा, हाँ या ना? तो अगर मैं ये दोनों ट्रांजैक्शंस करने की जगह सिर्फ क्या करूं, एक्सिस से SBI को 5,000 रुपए भेज दूं, किसको बात समझ में आ रही है? देखो इसका 10,000 और ये वाला 15,000, 10,000 कैंसिल आउट होगा ना। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, इन दोनों को, ये जो 15,000 है इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, 15,000 जाना था ऊपर, इसको मैं ऐसे लिख दूं 10,000 प्लस 5,000। तो ये वाला 10,000 और ये वाला 10,000 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो मैं सिंपल 5,000 का ट्रांजैक्शन अगर कर दूं तो इजी है कि नहीं है? किसको बात समझ में आ रही? कि हमारा जो RBI है ना वो चाहता है कि कैश कम से कम रिवॉल्व हो। तो अगर मैं पूरा ट्रांजैक्शन कैरी आउट कर दी तो मेरे 25,000 रुपए लगते। SBI से इधर 10,000 आता, यहां से वहां 15,000 जाता, 25,000 रुपए। लेकिन RBI क्या करता है, तुम दोनों के मेरे पास तो अकाउंट खुले हुए हैं, एक्सिस बैंक का भी मेरे पास खुला हुआ है, SBI का भी मेरे पास खुला हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, 25,000 घुमाने की जरूरत नहीं है, बस 5,000 एक्सिस से SBI को दिलवा देता हूं, नेट इफेक्ट डाल देता हूं। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? देखो एक बार एग्जाम्पल फिर से देखेंगे, जिनको नहीं भी समझ आया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या बात हो रही है? एक्सिस बैंक, SBI ने एक्सिस बैंक को देना है 10,000 रुपीज, एक्सिस बैंक ने SBI को देना है 15,000 रुपए, 10,000 और 5,000, टोटल कितना देना है? 15,000 रुपए। इसने इसको देने हैं, सॉरी SBI ने इसको देने हैं 10,000, इसने इसको देने हैं 15,000। तो इधर से 10,000 आ भी रहा है और 10,000 जा भी रहा है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूं। जैसे आपके फ्रेंड ने आपको 10 रुपए देने हो और आपको आपके फ्रेंड को 10 रुपए देने हो, किसको बात समझ? कैंसिल हो गया ना, उधारी उधारी खत्म हो गई ना। वैसे ही हमने उधारी उधारी क्या कर दी? खत्म कर दी। जो नेट इफेक्ट है, जो 5,000 रुपए बचे हुए हैं, जो कैंसिल नहीं हुए, वो हम एक्सिस बैंक से SBI को दिलवा देंगे। यही काम हमारा कौन करता है? RBI। क्या करता है वो? ट्रांसफर, कैश को अवॉइड करने की जितनी हो सकता है कोशिश करता है। और इससे हमें क्या फायदा होता है, यानी कि RBI को, इकोनॉमी को क्या फायदा होता है कि कैश की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। पहले कैश कितना यूज हो रहा था? सारी ट्रांजैक्शन होती तो 25,000। अब कैश कितना यूज होगा? सिर्फ 5,000। बोलो किसको बात समझ में आ रही? हाँ या ना? क्लियरिंग हाउस फंक्शन हमें बिल्कुल समझ आ गया, कोई डाउट हुआ? बेसिकली क्या हुआ है, दो बैंक्स की जितनी भी आपस में ट्रांजैक्शन हो रही थी, आना जाना, उसे कैंसिल करके जो नेट अमाउंट बचता है ना, सिर्फ नेट अमाउंट को इधर से उधर, उधर से इधर कर दिया जाता है। किसको बात बिल्कुल समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लास्ट हमारा पॉइंट है क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी इकोनॉमी में पैसा भेजा जाए या इकोनॉमी से पैसा खींच लिया जाए, ये भी कौन कंट्रोल करता है? RBI। RBI के पास क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, उनके बारे में हम थर्ड लेक्चर में बात करेंगे कि क्या क्या वो टूल्स यूज करते हैं। जब हम कमर्शियल बैंक को समझ लेंगे ना, फिर हम बात करेंगे कि RBI अपना कंट्रोल कैसे प्रैक्टिस करता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, क्या क्या टूल्स होते हैं। पर फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे कर रहा है। देखो बेसिकली काम क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल मनी सप्लाई। कि समझ लो ऐसे, देखो कि इकोनॉमी एक बकेट है और एक टैप में से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। सेंट्रल बैंक क्या है? उस टैप की कसने वाली जगह है। बेसिकली वो देखता है जब बाल्टी में पानी ज्यादा हो रहा है तो वो क्या कर देता है? उसे बंद कर देता है। वो देखता है अभी इस इकोनॉमी को पैसे की जरूरत है, वो टैप को खोल देता है। मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है कौन? सेंट्रल बैंक।
करता क्या है, इट रेगुलेट्स क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे पैसा जो क्रिएट कर रहे हो वो ज्यादा करे क्रिएट या कम करे, उसे कंट्रोल करता है, या ना। और क्या कंट्रोल करता है, इट इंक्रीजेस सप्लाई इन डिफ्लेशन एंड रिड्यूसेस सप्लाई इन इन्फ्लेशन। देखो ये समझने वाली बात है, क्या बोला उन्होंने, देखो हम यहां पर लिख लेते हैं कि जब तो देश में डिफ्लेशन का सिचुएशन आ जाए, कौन सा सिचुएशन आ जाए, डिफ्लेशन का सिचुएशन आ जाए, तो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाता है, और जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन आ जाए तब मनी सप्लाई को रिड्यूस कर दिया जाता है। यानी अगर कोई भी चीज जो 10 रुपए की थी वो 20 रुपए की हो जाए तो हमारा आरबीआई क्या करता है, लोगों के पास से पैसा और खींच लेता है, कम कर देता है उनके पास पैसा। यार ये बात तो गलत लग रही है, चीजें भी महंगी हो गई है, पैसा भी खींच लिया जा रहा है, ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए ये दो लोग हैं, इन दोनों के पास 100 रुपए और 200 रुपए है। किसको बात समझ में आ रही है, 100 रुपए और 200 रुपए है। इकोनॉमी में ये चॉकलेट बन रही है जिसका प्राइस है ₹100। अब ये चॉकलेट सिर्फ एक ही क्वांटिटी में अवेलेबल है, ओनली 1 यूनिट ऑफ चॉकलेट। यहां पर डिमांड करने वाले कितने लोग हैं, इसके पास भी 100 रुपए, इसके पास तो 200 रुपए, तो दोनों लोग डिमांड कर सकते हैं, हाँ या ना। क्वांटिटी कितनी है, एक ही है। तो हमारा सप्लायर दिमाग लगाएगा, कहेगा यार महंगी बेच सकता हूं अभी तो मैं इसे, तो वो क्या करेगा, इसे 200 की कर देगा। इकोनॉमी में आया इन्फ्लेशन, चीजें महंगी हो गई, हाँ या ना। तो अब ये 100 रुपीज जिसके पास है, ये बंदा इसे खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता। दूसरा बंदा इसे खरीद सकता है, हाँ बिल्कुल खरीद सकता है। लेकिन अब आप लोग क्या बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन अगर आती है तो मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए, लोगों के पास पैसा ज्यादा भेजना चाहिए, तो हम बिल्कुल वही करते हैं। हम इसके पास भी 100 रुपीज प्लस कर देते हैं और इसके पास भी 100 रुपीज प्लस कर देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 200 रुपए वाली चॉकलेट है, ये एक बंदा कर सकता है परचेज या दोनों कर सकते हैं? ये वाला भी कर लेगा परचेज, ये वाला भी कर लेगा परचेज। क्वांटिटी कितनी है चॉकलेट की, सिर्फ एक। डिमांड कितनी लोग कर रहे हैं, 2 लोग कर रहे हैं। तो जो सेलर है वो फिर से क्या करेगा, इसके प्राइस को गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। हम क्या चाहते थे कि इकोनॉमी में प्राइस क्या हो, कम हो, लेकिन प्राइस क्या हो गया, और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। इन्फ्लेशन कम होने की जगह इन्फ्लेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। ऐसा ही होता है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन के टाइम पे कभी भी लोगों के पास और पैसा नहीं भेजती, लोगों के पास से पैसा खींच लेती है ताकि डिमांड कम हो इकोनॉमी में और सप्लायर्स अपना प्राइस घटाए, तब जाके इन्फ्लेशन का सिचुएशन कंट्रोल होगा। किसको बात समझ में आई? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ऑनलाइन देख सकते हो, वेनेजुला जैसी कंट्रीज के, जहां पर एक्चुअली हुआ क्या, इन्फ्लेशन ऑलरेडी आ रही थी ड्यू टू वर्ल्ड वॉर, ये सब चीजें, एंड लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, नोट्स और बांटने लग गए, यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन ऑलरेडी है, मनी सप्लाई और बढ़ा दिया, तो लोग और डिमांड करने लगे, प्राइजेस और बढ़े, और पैसा बढ़ा, प्राइजेस और बढ़े, और पैसा बढ़ा। इस तरीके से वो हाइपर इन्फ्लेशन की स्टेट में पहुंच गई थी वेनेजुला जैसी कंट्रीज। किसको बात समझ में आ रही है कि मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं करनी है इन्फ्लेशन में, मनी सप्लाई इन्फ्लेशन के केस में डिक्रीज करनी है ताकि डिमांड गिरे, ताकि लोग कम डिमांड करें एंड एंड ऑफ द डे सप्लायर्स अपने दाम नीचे गिरा लें। किसको बात समझ में आ रही है? इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे चीजें महंगी नहीं होती है, फिर भी लोग उनका डिमांड नहीं कर रहे होते। सेल लगी हुई है हर जगह, फिर भी लोग शॉपिंग नहीं कर रहे, लोगों के पास पैसा ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट मनी सप्लाई इंक्रीज करती है, बढ़ाती है इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसा भेज रही होती है अलग अलग अपने तरीकों से। अब किसी में बांटा नहीं जा रहा होता है पैसा, अलग तरीकों से, जैसे लोन सस्ते कर दिए,
अगर लोन सस्ते हुए तो लोन लोग ज़्यादा लेंगे। लोन सस्ते करने का मतलब इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया है तो क्या करेंगे लोग, ज़्यादा लोन लेंगे कि अब तो सस्ता ही मिल रहा है पैसा, 4% इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, 1% इंटरेस्ट लग रहा है, ले लो लोन ले लो लोन ले लो। तो लोगों के पास पैसा बढ़ा, फिर वो डिमांड ज़्यादा करेंगे ऑटोमेटिकली, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो सेलर्स अपने प्राइस को फिर से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हाँ या ना। तो डिफ्लेशन का सिचुएशन कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा। किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? किसको समझ आ रहा है कि जो आरबीआई है वो क्रेडिट कंट्रोल किस तरीके से करता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, डिफ्लेशन की सिचुएशन में मनी को कैसे यूज करता है, कैसे खेलता है मनी के साथ। इतनी बात हमें समझ आ रही है। हमें एक मोटा मोटा समझ आ गया फंक्शन कि हमारा सेंट्रल बैंक हमारे लिए बेसिकली क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। अब हम इसे बुक से एक बार रीडिंग दे देंगे, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो एक सेंट्रल बैंक है, जो एपिक्स बॉडी है, वो सिर्फ नोट ही नहीं छाप रहा, और भी हमारे लिए मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा। किसको इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट लेक्चर में कमर्शियल बैंक्स के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।